मैंने सच में सोच लिया था कि आज कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा और मैंने सोचा कि एक बार जाके इंटरनेट पे देख लेता हूं कि कैसे लोग सीएसके के इस सीज़न के आईपीएल परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं। और साफ साफ एक बात पता लग गया कि ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी पीआर टीम को एक्टिवेट कर दिया। हर क्रिकेट एक्सपर्ट्स, हर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से यही कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ की कोई गलती नहीं है। एक इनएक्सपीरियंस टीम है, एक ट्रांजिशन फेज से जा रहा है और ऋतुराज गायकवाड़ का एक ही साल तो खराब गया है। वो सब देख के मैंने अभी डिसाइड किया नहीं, वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है सब पैसा खा लिया है। सब ऋतुराज गायकवाड़ की पीआर टीम के साथ मिलकर ऋतुराज गायकवाड़ की इमेज को चेंज करने की कोशिश करे। थोड़ा सा आते हैं इसमें, मैं ज़्यादा मैच के बारे में बात नहीं करूंगा और वीडियो भी छोटा ही रखूंगा क्योंकि जो झूठ बोल रहे, जो इमेज क्लियरिंग हो रहा है इधर, ये एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। कल अगर आपने टॉस देखा होगा, टॉस पे पता लग गया कि गुजरात टाइटंस सीएसके को कहां पे रखता है। सीएसके की औकात पिच रिपोर्ट पे ही पता लग गया था। अगर आपने गुजरात का हिस्ट्री देखा इस सीजन आईपीएल में, जब जब अहमदाबाद में मैच था, जीटी ने एक ही चीज किया है, हर टीम को ब्लैक सॉइल पिच दिया है और आरसीबी के लिए मिक्स्ड सॉइल पिच दिया था। किसी को भी रेड सॉइल पिच में खेलने का मौका ही नहीं दिया है क्योंकि इनकी बॉलिंग यूनिट स्ट्रांग है और 160 170 वाला मैच ही हर जगह पे हुआ है। जैसे ही सीएसके आया, सीएसके को आजकल कोई भी ओपोनेंट नहीं मानता। शुभमन गिल ने सोचा इनको कुत्तों की तरह मारूंगा, इनके लिए ब्लैक सॉइल पिच पे लोग 90 पे आउट हो जाएंगे, 120 पे आउट हो जाएंगे, इनको कुत्तों की तरह मारने के लिए रेड सॉइल पिच चुना। और इससे पता लग जाता है कि सीएसके आज के दिन, सीएसके का औकात क्या है, सीएसके कहां पे बिलोंग करता है। एक भी ओपोनेंट के लिए रेड सॉइल पिच चुना नहीं गया इस आईपीएल में। पहली बार जीटी ने किसी ओपोनेंट के लिए रेड सॉइल पिच, फ्लैट पिच चुना है, वो है सीएसके के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का डिसीजन ले लिया। फ्लैट पिच था, 230 जीटी ने बनाया, कुत्ते माफिक मारा है और सीएसके 150 भी ठीक से, मतलब ऑलमोस्ट 100 रन से हार गया। आप मान लो ऑलमोस्ट इस फ्लैट पिच पे 100 रन से हार गया। अगर ब्लैक सॉइल पिच होता, ये लोग कल के दिन 100 के नीचे ऑल आउट होकर चला जाता। ठीक है, आजकल सीएसके को ओपोनेंट कोई नहीं मानता, तो टॉस पे पता लग गया था कि सीएसके आज कहां पे, मतलब आज के दिन कहां, जब टॉस पे पता लगा कि रेड सॉइल पिच है तो मुझे साफ साफ पता लग गया कि कुत्ते माफी का सीएसके को मारेंगे, वरना जीटी इतना रिस्क लेता ही नहीं। इनको पता लगे सीएसके कहां पे बिलोंग करते। ठीक है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की पीआर टीम, हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट, पुराने क्रिकेट एक्सपर्ट्स मोस्टली जिनको आप फॉलो करते हो यूट्यूब में और जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ये लोग कुछ कुछ एक्सक्यूज दे रहे। पहला एक्सक्यूज क्या है, सबका काउंटर अटैक करूंगा। पहला एक्सक्यूज क्या है कि ऋतुराज गायकवाड़ एज ए बैट्समैन बहुत अच्छा है, एक ही साल तो खराब किया है, एक ही सीजन बैट से रन नहीं आया, एक सीजन खराब होने से आप टीम से बाहर नहीं कर सकते हो। एक मतलब क्या 600 रन से 600 का एक सीजन गया था, उसके बाद जब 2023 में जीता उधर भी ऑलमोस्ट 600 रन का एक सीजन गया है और एक सीजन खराब हुआ तो आप कह रहे हो बाहर कर दो। ये फर्स्ट एक्सक्यूज है। दूसरा एक्सक्यूज क्या है, इनएक्सपीरियंस टीम है, एक ट्रांजिशन फेज से जा रहा है, इनएक्सपीरियंस टीम है इसलिए खराब किया। दूसरा एक्सक्यूज। थर्ड एक्सक्यूज क्या है कि बहुत सारे इंजर्ड प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, इसकी वजह से सीएसके ने अच्छा नहीं किया। ये तीन एक्सक्यूज है, तीनों का मैं आपको काउंटर अटैक देता हूं। पहला एक्सक्यूज, एक ही सीजन तो खराब गया ऋतुराज गायकवाड़ का, इतना क्यों ब्लेम कर रहे हो, इतना अच्छा बैट्समैन तो है। ये वो लोग बोलते हैं जिनको क्रिकेट बहुत कम समझ में आता है। ठीक है, तो पहला एक्सक्यूज का काउंटर ये है ऋतुराज गायकवाड़ के हर गवर फैंस के लिए, समझने की कोशिश करूंगा। गवर है, हो सकता नहीं समझे। डेवन कॉनवे सीएसके का एक प्लेयर था, 2023 आईपीएल में जो आईपीएल सीएसके लास्ट जीता है, 672 रन बनाया था। डेवन कॉनवे 2023 में 672 रन बनाया था, 2024 में इंजर्ड था, 2025 फर्स्ट सीजन था जो कॉनवे का खराब गया। तो कॉनवे को आपने रिलीज क्यों किया, एक ही सीजन तो खराब गया था ना, 700 रन मारा था 2023 में। जो ट्रॉफी आपने उठाया था कॉनवे की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसके बाद एक ही सीजन खराब गया, आपने रिलीज क्यों किया, कर दिया कॉनवे को। और तो ऑक्शन पे था भी, खरीदा क्यों नहीं, एक ही सीजन खराब गया। और एक एग्जांपल देता हूं, फैफ डुप्लेसिस 2021 वन सेकंड आपने ट्रॉफी उठाया था, उस सीजन 633 रन मारा था, 633। 2022 आया, आपने फैफ को रिलीज कर दिया और आपने फैफ के लिए बिड भी नहीं किया जब आरसीबी ने 7 करोड़ से फैफ को खरीदा था। सीएसके डिडंट इवन बिड फॉर फैफ। फैफ ने आरसीबी में गया, पहला सीजन शायद 450 का एक सीजन आया, फिर उधर भी एक 700 का सीजन आया फैफ का 2024 में, और 2025 में ऑलमोस्ट 450 का एक सीजन आया। जब 2025 में फैफ ऑक्शन में आया था, बेस प्राइस में दिल्ली ने उठाया, आपने क्यों नहीं उठाया सीएसके ने, मेरा एक सवाल है, क्यों नहीं उठाया। ऐसा तो हुआ ही नहीं फैफ ने कभी खराब किए। उसने जब आपके लिए लास्ट खेला था 633 रन मारा था 2021 आईपीएल में, फाइनल का हीरो था, आपने फैफ को क्यों जाने दिया, क्यों जाने दिया। एक ही सीजन तो खराब गया है, क्यों छोड़ दिया। और एक सबसे बड़ा, सबसे रिसेंट एग्जांपल, मथीशा पथिराना आपका बेस्ट बॉलर था,
आपका बेस्ट बॉलर था जब से आपकी टीम में आया है। एक ही सीजन तो खराब गया 2025 का, क्यों छोड़ दिया आपने? बिड भी नहीं किया, क्यों छोड़ दिया? तो जब कॉनवे के लिए आप ये कहते हो कि नहीं T20 क्रिकेट जहां पे आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से कॉनवे खेल नहीं पाएगा। फैफ डुप्लेसिस थोड़ा स्लो स्टार्ट देता है, स्लो खेलता है, थोड़ा एज भी हो गया। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ से फास्ट खेलता है, आज भी ऋतुराज गायकवाड़ से फिट है, दौड़ के ऋतुराज गायकवाड़ को कवर नहीं कर पाएगा। जितना ग्राउंड फैफ डुप्लेसिस कवर करता है उतना ऋतुराज गायकवाड़ कभी नहीं कर पाएगा। बेटर कैप्टन देन ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन आपको लगता है कि फैफ डुप्लेसिस इस उम्र पे ऐसा न्यू ब्रांड ऑफ T20 क्रिकेट खेल नहीं पाएगा, इसलिए आपने जाने दिया। मनीषा पथरन आपको लगता है जैसे कि एक मैनेजमेंट के साथ उसका एक इशू हुआ ही था, आर्गुमेंट हुआ था रिलीज पॉइंट को लेके, उसको आपको लगता है इंजरी भी बहुत रहता है, आपने जाने दिया। एक सीजन खराब, आप वेट भी कर सकते नहीं। तो जब ऋतुराज गायकवाड़ का एक सीजन खराब दे तो हम उसको माफ कर दे, हम उसको जाने दे। लेकिन बाकी प्लेयर जो आपके लिए ट्रॉफी उठा के दिया है, डेवन कॉनवे 600 ऑलमोस्ट 700 रन का एक खेला है, सीजन खेला है, फैफ डुप्लेसिस, उनको तो अब एक ही सीजन की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जाने दिया। सुरेश रैना तो मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। सुरेश रैना आपके लिए क्या किया और आपने उसको कब छोड़ा? 2 सीजन के बेसिस पे आपने छोड़ दिया, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहूंगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ पे क्यों क्वेश्चन ना करे? फिर तो इस लॉजिक से, जो लॉजिक आपका, आप, मैं किसी का नाम नहीं, जो लॉजिक आप दे रहे हो, एक ही सीजन तो खराब गया बैट से, उस लॉजिक से कॉनवे को अभी भी खेलना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कॉनवे को खेलना चाहिए था, ये तो आपके लॉजिक से खेलना चाहिए था। लेकिन जस्टिफाइड, कॉनवे का रिलीज जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस हिसाब से T20 क्रिकेट आगे बढ़ रहा है कॉनवे स्लो खेलता है। सेम गोज फॉर ऋतुराज गायकवाड़, जिस हिसाब से T20 क्रिकेट जा रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, वो अच्छा बैट्समैन है ना, वो हायर स्ट्राइकर से खेल सकता है, क्यों हम उसको डिफेंड करेंगे? अरे पैसा खा के इतना तो खराब बातें मत करो यार। आप इतने बड़े बड़े क्रिकेट खेल चुके हो, आप 20 साल क्रिकेट खेलो इंडिया के लिए, ये सब बातें क्यों कर रहे हो? क्यों ऋतुराज गायकवाड़ को डिफेंड कर रहे हो आप? मेरे समझ से बाहर है, ठीक है। और एक चीज सुनो, और एक मेरे दिमाग में अभी अभी आ गया एक पॉइंट। आयुष मात्रे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन से इनिंग्स, किसके में साथ इस साल एक थोड़ा स्लो हो गया था 50 मारने के बाद, उसको अपने रिटायर्ड आउट, शायद मुंबई के अगेंस्ट था क्या, रिटायर्ड आउट करवा दिया जब उसने स्लो खेला। पिछले सीजन पंजाब के साथ शायद मुल्लनपुर पे एक मैच था जहां पे कॉनवे स्लो हो गया था, आपने कॉनवे को रिटायर्ड आउट कर दिया था। 2 एग्जांपल, आयुष मात्रे को रिटायर्ड आउट इस सीजन, कॉनवे को रिटायर्ड आउट पिछले सीजन। जब ऋतुराज गायकवाड़ एसआरएच के अगेंस्ट लास्ट मैच पे 11.3 ओवर्स तक 22 बॉल खेल के 15 पे था, आपने रिटायर्ड आउट क्यों नहीं किया? ऋतुराज गायकवाड़ के रूल्स अलग क्यों है? जबकि कॉनवे 50 मार के खेल रहा था, आयुष मात्रे 50 मार के खेल रहा था, दोनों का स्ट्राइक रेट ऋतुराज गायकवाड़ से बेटर था। आपने ऋतुराज गायकवाड़ को रिटायर्ड आउट क्यों नहीं किया उस मैच पे, एसआरएच वाले मैच पे? शायद हम 195 पे पहुंच सकते थे, आप यू नेवर नो। तो ये हो गया फर्स्ट एक्सक्यूज का काउंटर अटैक, ठीक है। मैं आता हूँ, मैं ऋतु को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस बार, मैं कसम खा के आया हूँ, ठीक है। मैं वीडियो बनाता भी नहीं अगर ये सब एक्सक्यूज नहीं आता मैं बनाता। मैं, ये लोग डिजर्व नहीं करते इनकी कोई बात भी करें, इनके ऊपर बात करना खुद का लॉस है, खुद का इंसल्ट है। दूसरा एक्सक्यूज क्या है कि एक इनएक्सपीरियंस टीम, एक ट्रांजिशन फेज से जा रहा है, इसलिए टीम अच्छा नहीं कर रहा है। ओके, मान लिया इनएक्सपीरियंस टीम है, मान लिया। तो शायद इनएक्सपीरियंस टीम कभी जीतता नहीं है आईपीएल, है ना। 2022 में जब जीटी आईपीएल जीता था, उसमें एक्सपीरियंस्ड प्लेयर कितने थे? मैं आपको गिना देता हूं। हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, राशिद खान, डेविड मिलर, रिद्धिमान साहा, विजय शंकर, 6 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे उस स्क्वाड में। 1 सेकेंड में काउंट करता हूं। हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, राशिद खान, डेविड मिलर, रिद्धिमान साहा और विजय शंकर, 6 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे गुजरात की उस टीम में। 6 में से 3 प्लेयर उस सीजन स्टार्ट होने से पहले अपने करियर के सबसे खराब फॉर्म में थे। अगर आपको याद होगा 2021-22 वाला डोमेस्टिक सीजन रिद्धिमान साहा का टेरिबल, विजय शंकर का टेरिबल गया था, ऑलमोस्ट इरिवेलेंट प्लेयर्स बन चुके थे उस सीजन स्टार्ट होने से पहले। और डेविड मिलर भी अपने करियर के सबसे खराब फॉर्म में था वो आईपीएल शुरू होने से पहले, ठीक है। बाकी हर प्लेयर्स उठा लो उस सीजन से जीटी का, सब इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स थे। कोलकाता ने शुभमन गिल को रिलीज कर दिया क्योंकि अच्छा नहीं कर रहा था, 120 के स्ट्राइकर से खेल रहा था। नूर नया आया था, साई किशोर नया आया था सीएसके की एकेडमी से निकल के, साई सुदर्शन नया आया था जूनियर सीएसके की एकेडमी से निकल के, शाहरुख खान फ्लॉप परफॉर्मेंस के आया था। पूरा कौन थे उस टीम में? अभिनव मनोहर। तो जीटी कैसे ट्रॉफी जीता? और हार्दिक पांड्या का रिमाइंडिंग यू, फर्स्ट सीजन था एज ए कैप्टन, उन्होंने तो बहाना नहीं दिया कि इनएक्सपीरियंस टीम था, एक्सपीरियंस प्लेयर सब बुढ़े आउट ऑफ फॉर्म में था। और इस साल इनएक्सपीरियंस था, चलो मैं मान लेता हूं इस साल ये टीम इनएक्सपीरियंस था। 2024 में तो आपके पास सीएसके का लाइनअप में गिना 2024 में क्या था? ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, है ना, एक इसको जाना देते हैं रचिन रविंद्र को जाना देते हैं, वो इनएक्सपीरियंस था। डेरिल मिचेल, एमएस धोनी, शिवम दुबे,
और कौन था बॉलिंग में भी, सब एक्सपीरियंस्ड ही थे। तो 2024 में खराब क्यों किया सीएसके ने? आप 2025 में आप कह रहे, 26 में कह रहे हो इनएक्सपीरियंस था, 2024 में भी तो ऋतुराज गायकवाड़ को एक्सपीरियंस टीम मिला था एज कैप्टन। 2024 में हक क्यों दिया ऋतुराज गायकवाड़ अपने पैंट पे? चलो 2024 बहुत दूर की बात है, 2025 में जाते हैं। 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ क्या हुआ था? वो अपने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग से हर दोस्त को उठा के लाया था, राहुल त्रिपाठी सबको लेके उठा के लाया था, ठीक है। दीपक हुडा, विजय शंकर, वो लोग एक्सपीरियंस थे ना, एक्सपीरियंस थे। कॉनवे भी था आपके पास, एक्सपीरियंस थे। धोनी भी था आपके पास रवि अश्विन भी था, सब जडेजा भी था, सब एक्सपीरियंस मिला था ऋतुराज गायकवाड़ को। 2025 क्यों हार गया? जो अगर अगले बार मैं सुनूंगा ना कि 2026 में इन एक्सपीरियंस टीम में इसलिए हार गई, एक एक्सक्यूज होना, कान के नीचे बजाऊंगा सबको, इधर ही हकते बैठोगे सब। 2025 में ऋतुराज गायकवाड़, 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ को एक्सपीरियंस टीम मिला था, उसने क्या किया था? तब आप कहते हैं कि प्लेयर्स एक्सपीरियंस बुढ़े हो चुके है ना, इनको टी20 क्रिकेट खेलना नहीं आता। अब जब इन एक्सपीरियंस टीम मिला जिनको टी20 क्रिकेट खेलना आता है, तब आप कह रहे हो इन एक्सपीरियंस टीम को खेलना नहीं आता। एक्सपीरियंस भी खेलना नहीं आता, इन एक्सपीरियंस को भी खेलना नहीं आता। प्रॉब्लम है ऋतुराज गायकवाड़ पे, प्रॉब्लम ऋतुराज गायकवाड़। तो दूसरा जो उनका एक्सक्यूज है कि इन एक्सपीरियंस टीम एक ट्रांजिशन फेज से जा रहा है, इसका भी मैंने आपको काउंटर दे दिया। ऐसा कुछ भी लॉजिक बनता नहीं है, कुछ भी लॉजिक बनता नहीं है। आज के दिन जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर है वो डोमेस्टिक पे इतना सारे, हर स्टेट का एक टी20 प्रीमियर लीग चलता है, हर स्टेट का। वैभव सूर्यवंशी इनएक्सपीरियंस नहीं है, वैभव सूर्यवंशी इनएक्सपीरियंस नहीं है, प्रियांश आर्या इनएक्सपीरियंस नहीं है, सलील अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, ये सब इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है। माधव तिवारी अच्छे नहीं कर रहे ना, अपने एक्सपीरियंस टीम के साथ 2 साल अपने हगा है, अपने इन एक्सपीरियंस टीम के साथ भी हगा है। प्रॉब्लम आप पे है, बाकी प्लेयर्स पे नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट का क्या है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, और इस पॉइंट को सब गवार लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया कि हाँ ये तो सच है यार, इतने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बाहर हो गए इसलिए हार गए सीएसके, वरना तो इस बार ट्रॉफी पक्का था, पक्का था ट्रॉफी, मतलब लिखा हुआ था, भगवान ने लिख के दिया था कि ट्रॉफी उठा लो तुम लोग। इतना अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमने खरीद लिया था, है ना। क्योंकि इंजर्ड हो गया इसलिए सीएसके खराब कर पाए। तो मैं इसके लिए भी काउंटर अटैक मैं पहले ही लिख के लाया हूं, मेरे दिमाग में पहले से ही था। मैंने आपको पहले भी कहा, अगर ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है कि इंजर्ड है इसलिए खराब क्रिकेट, आप इंजरी की वजह से खराब क्रिकेट नहीं खेलते हो, ठीक है। शुरू करते सीएसके के फर्स्ट मैच से इस सीजन का, जो आरआर के अगेंस्ट था। कितने प्लेयर्स इंजर्ड थे उस मैच पे? उस मैच से पहले कितने प्लेयर्स इंजर्ड थे? 3 ही प्लेयर्स इंजर्ड थे। एक एमएस धोनी, जिनके होने से वो मैच हार जाते, ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक डेविड ब्रेविस, पूरा सीजन खराब गया, ऐसा नहीं कि ब्रेविस आने के बाद वो हर मैच पे सेंचुरी मार रहा है और सीएसके जीत रहा है, तो उसके इंजरी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। और एक नेथन एलिस, अगर आप कह रहे हो कि सीएसके पहले 3 मैच नेथन एलिस की इंजरी की वजह से हार गया, तो मैं मानता नहीं हूं। 3 ही प्लेयर इंजर्ड थे, तो आप शुरू के 3 मैचेस हार क्यों गए? तब तक आयुष मित्रा आपके लिए अवेलेबल था, रामाकृष्ण घोष इंजर्ड नहीं हुआ था, जेमी ओवर्टन इंजर्ड नहीं हुआ था, और कौन इंजर्ड होकर बाहर हुआ है? खलील अहमद इंजर्ड नहीं था। शुरू के 3 मैच क्यों हार गए, उसका मुझे जवाब दोगे? ऋतुराज गायकवाड़ के गवार फैन से मेरा एक ही सवाल है, शुरू के 3 मैच इस बार सीएसके हार क्यों गया था? तब तो आपका ओवर्टन इंजर्ड नहीं होता, तब तो आपका रामाकृष्ण घोष इंजर्ड नहीं होता, तब तक आपका आयुष मित्रा इंजर्ड नहीं होता। शुरू के 3 मैचेस हार क्यों गया? मेरे को इसका जवाब चाहिए पहले तो कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। अब आते हैं ऋतुराज ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में गवार जैसे कैसे बात किया। मैंने इस सीजन के शुरू के फर्स्ट मैच से कह रहा हूं कि इतना खराब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एक ऋषभ पंत एरोगेंसी दिखाते, एक ऋतुराज गायकवाड़ गवार जैसे बात करते हैं, और लोगों को लगता है बहुत मैच्योर्ड बात करते हैं। होता ना कि दाढ़ी बढ़ा के अगर शक्ल थोड़ा सा ऐसा है सीरियस वाला, शांत रहने वाला, लोगों को लगता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, है ना। ऋतुराज गायकवाड़ ने कल कहा कि आई एम प्राउड ऑफ माई बॉयज। सच में कहा है, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। आई एम प्राउड ऑफ माई बॉयज, विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। 6 मैच जितना इंजर्ड प्लेयर के साथ हमने खराब क्रिकेट नहीं खेला है, हमने अच्छा किया है। सब इनएक्सपीरियंस प्लेयर से, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है जिसने 20 मैच भी आईपीएल में नहीं खेला है, बहुत सारे न्यू प्लेयर्स ऋतुराज गायकवाड़ के कल कहा है, ठीक है। फिर हमारे 2 सबसे बेस्ट ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन और रामाकृष्ण घोष इंजर्ड हो गए। पिछले 3 मैच पे हम एक बैट्समैन शॉट और एक बॉलर शॉट के साथ खेल रहे, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ जो लगातार 3 मैच हार गया, उसका भी एक्सक्यूज दे दिया क्योंकि जेमी ओवर्टन रामाकृष्ण घोष एक साथ इंजर हो गया, तो नंबर 8 पे सीएसके के पास बैटिंग नहीं है और 6th बॉलर भी नहीं है ना। वरना टीम ने अच्छा खेला, विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। पिछले साल भी कहा था विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, इससे पिछले साल भी कहा था विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, है ना। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई बॉयज, बट बॉयज आर नॉट प्राउड ऑफ यू, बॉयज आर नॉट प्राउड ऑफ यू। अब मैं इसको साफ साफ आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो थर्ड अप का एक्सक्यूज है कि इंजर्ड हो गया था, ठीक है। और कल ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक्सक्यूज बहुत आसानी से स्लिप इन कर दिया कि क्यों सीएसके
पिछला 3 मैच हार गया है ना, जेमी ओवर्टन और रामाकृष्ण घोष की वजह से। फर्स्ट सवाल, मैंने पहला मैच का एग्जांपल लिया था आरआर का मैच, दूसरा मैच किसके साथ था, पंजाब के साथ था। वो टीम याद है आपको सीएसके का प्लेइंग 12, जेमी ओवर्टन को ऋतुराज गायकवाड़ ने ड्रॉप कर दिया था। अगर जेमी ओवर्टन इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है आपके लिए, आपने जेमी ओवर्टन को दूसरे मैच में ड्रॉप क्यों किया था? उसका मुझे लॉजिक चाहिए, आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। ऋतुराज गायकवाड़ की गवर फैंस के लिए मेरा दूसरा सवाल है कि जेमी ओवर्टन को दूसरे मैच पे ऋतुराज गायकवाड़ ने ड्रॉप क्यों किया था? अगर जेमी ओवर्टन आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपने ड्रॉप क्यों किया था? बताओ ना मुझे। मैं आपको एक चीज लिख के दूं, अगर दूसरा मैच सीएसके जीत जाता ना और तीसरा मैच भी जीत जाता बिना ओवर्टन का, तो जेमी ओवर्टन आपको 10 मैच खेलते हुए नजर भी नहीं आते। जेमी ओवर्टन आपको 10 मैच खेलते हुए नजर भी नहीं आते। जितना मैं ऋतुराज गायकवाड़ को जानता हूं, वो नहीं खिलाते। दूसरे मैच पे जेमी ओवर्टन को ड्रॉप क्यों किया था? रामाकृष्ण घोष इंजर्ड हो गए इसलिए हार गया ना आप, वरना आप जीत जाते ये 3 मैचेस, है ना। आप एक कहने की कोशिश करो ना, अबे चूतिया किसको बना रहा ऋतुराज गायकवाड़ में, हम लोग अंधे हैं क्या? रामाकृष्ण घोष अपना फर्स्ट मैच खेलता है जो सीएसके का 9th मैच होता है मुंबई के अगेंस्ट। रामाकृष्ण घोष पहले 8 मैच पे फिट रहता है, फिर भी नहीं खेलता है। मेरा थर्ड सवाल ऋतुराज गायकवाड़ के गवार फैंस से कि रामाकृष्ण घोष अगर इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था, आपको पता हो क्या स्किल सेट लेके आता है, तो पहले 8 मैच पे जब वो फिट था, अवेलेबल था, आपके चुतिया कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने उसको खिलाया क्यों नहीं? मेरे को इसका जवाब चाहिए। 8 मैच में आईपीएल शुरू होने से पहले इस जेमी ओवर्टन कर रहा हूं, रामाकृष्ण घोष पे एक शॉट बनाया, एक लंबा वीडियो बनाया कि रामाकृष्ण घोष सीएसके की प्लेइंग 12 में होना चाहिए ही चाहिए। जब नेथन एलिस इंजर हुआ, मेरा तीसरा वीडियो आया रामाकृष्ण घोष पे कि रामाकृष्ण घोष डेथ पे अच्छा बॉलिंग कर सकता है। आपने रामाकृष्ण घोष को पहले 8 मैच पे खिलाया ही नहीं, और आप अभी कह रहे हो 14 मैच हारने की बात, 14 मैच की बात कि रामाकृष्ण घोष इंजर्ड हो गया, ओवर्टन इंजर्ड, इसलिए हम हार गए। क्या ये सीरियस, आपको सीरियस लगता है ये सब एक्सक्यूजेस? जो भी पैसा लेके ऋतुराज गायकवाड़ को डिफेंड करने की कोशिश करना, बड़े बड़े क्रिकेटर जो पहले सीएसके को रिप्रेजेंट कर चुका है। मेरा फर्स्ट सवाल है, अगर रामाकृष्ण घोष इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो पहले 8 मैच क्यों नहीं खेला? मेरे को इसका जवाब चाहिए। किस प्लेयर के बेसिस पे उसको जगह, किस हिसाब से उसको जगह नहीं बना? ऋतुराज गायकवाड़ को कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। कोई कल जब उसने कहा था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे हमारे 2 इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स इंजर्ड हो गए, उसको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था कि इतना इंपॉर्टेंट था तो जेमी ओवर्टन दूसरे मैच में ड्रॉप क्यों था? रामाकृष्ण घोष 8 मैच तक ड्रॉप क्यों था? कोई मुझे बताएगा? जबकि तुझे ड्रॉप हो जाना चाहिए था पहले मैच के बाद ही। तू तो खेल रहा था हर मैच। आई एम प्राउड ऑफ माई बॉयज। तो तीनों एक्सक्यूज, एक कि एक ही सीजन तो खराब गया, इतना क्यों बोल रहे हो ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में? एक सीजन खराब के बेसिस पे बड़े बड़े प्लेयर्स चेन्नई से बाहर हो चुका है, तो ऋतुराज गायकवाड़ भी बाहर होना चाहिए। वो सब देख रहे हैं कि T20 क्रिकेट जिस हिसाब से खेला जाता है, ऋतुराज गायकवाड़ उस हिसाब का प्लेयर है ही नहीं, खेल ही नहीं पाएगा। दूसरा एक्सक्यूज, इन एक्सपीरियंस टीम है। ऋतुराज गायकवाड़ 2 साल एक्सपीरियंस टीम के साथ पैंट में हक दिया था, और इन एक्सपीरियंस टीम के साथ बाकी टीम जीत चुके हैं ऑलरेडी आईपीएल। तीसरा एक्सक्यूज, इंजर्ड प्लेयर्स की वजह से सीएसके का ये हाल है। पहले 3 मैच पे कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड थे? कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर, आयुष मात्रे, ओवर्टन, सब अवेलेबल थे। आप पहले 3 मैच क्यों हार गए थे? और इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर रामाकृष्ण घोष था, पहले 8 मैच में रामाकृष्ण घोष कहां पे था? ऋतुराज गायकवाड़ का चूतियाप्पा इधर ही खत्म नहीं हुआ था इस सीजन। उसने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के करियर डुबाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। अकील हुसैन आपका वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहा है सीजन, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ विकेट। उसके होने से पावर प्ले में बॉलिंग आपका अच्छा होता है, आपकी बॉलिंग स्टैट्स अच्छा होता है। मैंने स्टैट्स आपको निकल के बोला भी था, पता नहीं कौन से मैच पे, कि अकील हुसैन के आने से नूर अहमद को एक पार्टनर मिल जाता अच्छा करने के लिए, है ना। दोनों एक दूसरे को बहुत कंप्लीमेंट करता। जब अकील ने खेला है, जैसे कल अकील नहीं खेला, आप सोचो सीएसके विकेट नहीं ले पा रहा था। जब अकील खेला है, सीएसके ने ज्यादा से ज्यादा ओपोनेंट्स का विकेट लिया है। अकील को अपने कितने मैचेस खेला, कितने मैच में ड्रॉप किया, आप मुझे बताओ। अकील तो अवेलेबल था ना। अगर अभी अकील इंजर होता, बोलता अरे यार इतना बड़ा ऑलराउंडर अकील हुसैन, जो डाउन द ऑर्डर इतना अच्छा बैटिंग करता है, जो इतना अच्छा 4 ओवर डाल के देता है, वो इंजर्ड हो गया इसलिए सीएसके हार गया। कोई स्पिनर ही नहीं है अभी। अकील इंजर्ड नहीं हुआ ना, हर मैच के लिए अवेलेबल था ना, 14 मैच के लिए। कितने मैचेस अकील हुसैन खेला है, मुझे ये बताओ ना। सरफराज खान, जिन्होंने भी डोमेस्टिक पे देखा है, विजय हजारे में क्या खेला है सबको पता है, स्मैट पे क्या खेला है सबको पता है। सरफराज खान शुरू में आके आपकी गांड बचा रहा था, सरफराज खान ने पर ड्रॉप कर दिया, किस बेसिस पे? आज सरफराज अगर बीच में इंजर हो जाता तो कहते कि अरे सरफराज खान होता ना, जो स्टार्ट उसने किया था 15 बॉल पे 30, पक्का वो जीता देता सीएसके को ट्रॉफी। कितने मैचेस खेले सरफराज खान?
और मुझे बुरा आप लोगों को लगता है कि आपने अमन खान की बैटिंग देखने का कोई मौका भी नहीं मिला। 14 मैच के लिए वो अवेलेबल था, मुझे लगा कल शायद फाइनली अमन खान खेलेगा, खेला भी नहीं। जो पौंडीचेरी लीग देखा उसको पता है अमन खान ने क्या किया पूरे सीजन डोमेस्टिक में। ऋतुराज गायकवाड़ ने जो चुतियापा किया है, मैथ्यू शॉट को 3 मैच खिलाए, 3 मैच, एक मैच खेलने लायक प्लेयर नहीं मैथ्यू शॉट इस स्क्वाड में, 3 मैच खिलाए, तीनों मैच हराने में कोई कसर नहीं छोड़ा था मैथ्यू शॉट। आरआर वाला मैच देख लो, फिर एसआरएच वाले मैच, पहला वाला मैच पे मैथ्यू शॉट ने क्या किया है सबको पता है। कल मैथ्यू शॉट को खिलाया तो खिलाया, ओपनिंग भेजे। आप इस चुतियापा को आप जस्टिफाई कर रहे हो पैसा लेके ऋतुराज गायकवाड़ की पीआर टीम से। मैथ्यू शॉट को ओपनिंग भेजे, उर्विल पटेल को 4 पे पुश किया है, और मैं आता हूं उर्विल पे आता हूं, उर्विल को मैं नहीं छोड़ूंगा, उर्विल पे आता हूं। तो ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी टेरिबल रहा है, टेरिबल एज ए बैट्समैन, टेरिबल। किस हिसाब से, मतलब कौन सा आप, मैंने सब काउंटर अटैक कर दिया, अब आपका काम है आप कोई और एक्सक्यूज लेके आओ कैसे आप डिफेंड कर सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ को। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर लिया कि कहीं पे ऐसा लायक छोड़ू ना कि ऋतुराज गायकवाड़ को डिफेंड कर पाए। इसको आप कैप्टेंसी बोलते, आप 14 मैच उठा के देख लो किस हिसाब से उसको कौन से हर एक प्लेयर के पोटेंशियल को वेस्ट किया, हर एक प्लेयर के पोटेंशियल को ऋतुराज गायकवाड़ ने इस साल वेस्ट किया। मैं इतना आपको लिख के सकता हूं, और कुछ भी नहीं किया। और जैसे अंशुल कंबोज का फॉर्म डीप हुआ है, जब से आशुतोष और समीर रिजवी ने उसका राउंड 2 गिरा के वाइड यॉर्कर्स की एक्सपोज कर दिया है कि हट के मारना है, जैसे ही कंबोज का फॉर्म डीप हुआ है, कैप्टन को पता ही नहीं है क्या करना है, कैप्टन को पता ही नहीं है क्या करना है, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं कि नहीं इनटू द पिच ऑफ कलर डाल ले, इनटू द पिच बाउंसर डाल ले, स्लोअर वन डाल ले, कुछ नहीं। वही करते जा अंशुल, वही करते जा और कुछ मत कर। यही मैसेज है ऋतुराज गायकवाड़ का अपनी टीम के लिए, और कुछ नहीं। एक कैप्टन पे क्या, और मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर ही नहीं रहा हूं एमएस धोनी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ का कंपेयर करना, मतलब मैं क्या बोलूं, शंघाई के साथ धारावी का कंपेयर करना, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये तो मैं कंपेयर करना नहीं चाहूंगा। लेकिन शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे से हमने डेथ बॉलिंग करवा के, क्रिस मॉरिस जिसको दुनिया जानता नहीं था, साउथ अफ्रीका जानता नहीं था क्रिस मॉरिस कौन है ना, ईश्वर पांडे, ये सब हमारे लिए डेथ बॉलिंग करके हमें हमारे टीम को जिता के दिए। ईश्वर पांडे, पता नहीं आपने देखा भी कि नहीं देखा। तो मैं क्या बोलूं इस टीम को, ऋतुराज गायकवाड़ का डिफेंड करो, किस हिसाब से डिफेंड कर रहे हो। कह रहे एक सीजन खराब गया है, 120 के स्ट्राइकर से इससे बैटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है 2026 में, इसको खराब कहते हो आप लोग। जहां पे वैभव सूर्यवंशी 600 रन मार रहे हैं 240 के स्ट्राइक रेट से, 120 नहीं बना, 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं हो रहा है ऋतुराज गायकवाड़ से। कल इंटेंट दिखाने गया था, वाह क्या इंटेंट था, है ना। बिना इंटेंट का 20 बॉल खेलते हैं 10 के स्ट्राइक रेट से, और इंटेंट के साथ 6 से 7 बॉल खेल पाता, इससे ज्यादा खेल नहीं पाता ऋतुराज गायकवाड़, इससे ज्यादा खेल ही नहीं पाता है। इसलिए मैं थोड़ा शुभमन गिल के साथ, शुभमन के लिए कुछ नया स्टेट्स उठा के लाया हूं, कुछ अच्छे स्टेट्स, इंटरेस्टिंग स्टेट्स है जिस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, ये समझाने के लिए क्यों शुभमन गिल इंडिया का 2 फॉर्मेट कैप्टन है, और क्यों ऋतुराज गायकवाड़ को आज के दिन कोई पूछता भी नहीं है इंडिया के लिए, है ना इंडिया की ए स्क्वाड में जगह बना पाता है, और इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेलना तो कोई बंद ही कर दो, है ना। तो शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ कोई मतलब है, शुरू में कुछ लोग कह रहे थे बड़े बड़े क्रिकेटर्स की क्या है ना, टेक्निकल प्लेयर है ना, तो जिस हिसाब से T20 आगे जा रहा है इतना आसान नहीं होता, है ना, वो थोड़ा गैप ढूंढता है, एलिगेंट प्लेयर है तो थोड़ा ऐसे ही खेलेगा, है ना। तो एलिगेंट प्लेयर तो शुभमन गिल भी है ना। मैंने पहले भी कहा ये चीज, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, विराट कोहली, केएल राहुल, ये सब, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, ये सब आज के दिन कहां पे भाग रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ उल्टा भाग जा रहा है। मतलब जमीन, मतलब मैं क्या बोलूं इसको, क्या बोलूं बताओ ना। देवदत्त पडिक्कल एलिगेंट प्लेयर नहीं है, रजत पाटीदार एलिगेंट प्लेयर नहीं है, वो लोग कौन से स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहे हैं। केएल राहुल जिससे होता नहीं है, जिंदगी भर उसके स्ट्राइकर्स का मजाक उड़ाया गया, वो 170 के स्ट्राइक से मार रहा है। विराट कोहली इस एज पे, जहां पे कैरियर ऑलमोस्ट खत्म होने के हाल पे, उस एज पे 170 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहे हैं। शुभमन गिल के आपको स्टैट्स सुन लो, ठीक है। आज के बाद शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ का कंपैरिजन कहीं पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे नहीं। एक सेम पिच पे 2 प्लेयर एज ए कैप्टन खेल रहे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि शुभमन गिल इसलिए जीत गए क्योंकि उनकी बॉलर बहुत अच्छे हैं, उसका टीम बहुत अच्छा है। बैटिंग तो शुभमन गिल अपने हिसाब से करता है ना, कि बैटिंग भी आशीष नेहरा के करवाता है, ऋतुराज गायकवाड़ भी बैटिंग खुद से करता है ना। शुभमन गिल इस आईपीएल में पावर प्ले में पेसर्स के अगेंस्ट 27 बॉल पे स्टेप आउट किए। फिर से गौर से बोलता हूं, इस आईपीएल में सिर्फ पावर प्ले में पेसर्स के अगेंस्ट शुभमन गिल 27 बॉल्स पे स्टेप आउट करके मारा है। बताओ 27 बॉल पे जब स्टेप आउट किया, कदमों का इस्तेमाल किया, कितना रन मारा होगा। 61 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 226। 27 बॉल पे स्टेप आउट किया, इसमें 61 रन मारा है शुभमन गिल ने पेसर्स के अगेंस्ट पावर प्ले में, विच इज ब्रिलियंट,
ब्रिलियंट। और स्टेप आउट करते हुए प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा खेलता है पिछले 2 सीजन में, और उनसे बेटर स्ट्राइक रेट स्टेप आउट करते हुए शुभमन गिल का है पावर प्ले में। इस सीजन पावर प्ले में शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट है 165 और एवरेज भी है 72। 165 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है पावर प्ले में, ठीक है। पावर प्ले में शुभमन गिल ने इस साल 161 बॉल फेस किए पेसर्स के 161 बॉल फेस के, जहां पे 32% एरियल शॉट खेले, हवे में मारा है 32%। शुभमन गिल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ जब उसने 32% एरियल शॉट पावर प्ले में खेला है। जो उसका सेकंड हाईएस्ट था जो पिछले सीजन था वो था 20%, 20%। जब उसका एक सीजन आया था 2023 में जहां पे ऑलमोस्ट 900 रन मारा था, उधर भी उसने इतना एरियल शॉट्स नहीं खेला है पावर प्ले में। ये सीजन 36% शॉट उसने एरियल खेला है पावर प्ले में पेसर्स के अगेंस्ट, 32%, आई एम सॉरी। तो एक क्लियर डिफरेंस है कि किस पे कितना मोटिवेशन है, कौन आगे बढ़ना चाहता है एज ए बैट्समैन, कौन किस में वो है हंगर कि मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इंडिया को T20 में, है ना, कि मुझे ड्रॉप किया गया वर्ल्ड कप के स्क्वाड से, एटलीस्ट भूख है। जगह नहीं बना पाएगा मैं मानता हूँ, एटलीस्ट भूख है। ऋतुराज गायकवाड़ पीछे की तरफ भाग रहे, सब आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, हंगर है, एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए। जीत और हार कोई और डिसाइड करता है, लेकिन आप पीछे की तरफ भाग रहे हो, मैं यही कहना चाहूंगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ की बैट्समैन पे क्यों सवाल नहीं उठना चाहिए, कौन डिफेंड करेगा इस 2026 में, मेरे समझ जो पैसा खाएगा वही डिफेंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा उर्विल पटेल पे बात करते। जब उर्विल पटेल अच्छा कर रहा था तब भी मैंने आपको कहा है कि 1 नंबर का ब्लाइंड स्लोगर है ना, मैंने शुरू से कहा है कि 1 नंबर का ब्लाइंड स्लोगर है। इतना अंधाधुंध बैटिंग शाहिद अफरीदी की बात मैं दूसरी बार अपने लाइफ में देख रहा हूं कि दिमाग घुटने पे रख के जो बैटिंग होता है ना वो उर्विल पटेल करता है। मैंने पहले भी कहा है कि एक दिन आएगा जो फास्टेस्ट सेंचुरी मार देगा उर्विल पटेल, कुछ रिकॉर्ड तोड़ देगा और लोग आके गाली देंगे आपने तो उर्विल पटेल के बारे में यही कहा है। उससे कुछ नहीं होता। शाहिद अफरीदी ने भी 2-3 बार मतलब 96 में मारा था श्रीलंका के अगेंस्ट, 36 बॉल पे सेंचुरी, 37 या 36 बॉल पे सेंचुरी मारा था। फिर 2007 में 2006 के बीच में जो मैंने लाइव देखा था कुंबले की, तो फाड़ दिया था उसने, शायद 43 बॉल पे सेंचुरी आया था इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया में। वही शायद लास्ट ओडीआई सीरीज था इंडिया में आके पाकिस्तान का, ठीक है, फाड़ दिया था कुंबले को। वो भी 43-44 बॉल पे सेंचुरी आया था, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ही वॉज वे हेड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी क्या है, 24 के एवरेज से बैटिंग किया ओडीआई फॉर्मेट में। उर्विल पटेल को अगर लगता है आज के दिन कि हर बॉल बिना देखे, लेंथ देखे, पेस देखे, अंधाधुंध डीप मिड पे घुमाएगा, कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा इधर से जीरो है, ब्रेनलेस क्रिएचर है। मैच्योरिटी नेगेटिव में चल रहा है उर्विल पटेल का, नेगेटिव में मैच्योरिटी। और मैंने बार बार जब से उर्विल पटेल इस टीम में आया है मैंने बार बार ये चीज कहा है कि उर्विल पटेल का पावर प्ले में आना मतलब 2 विकेट आप ऑलमोस्ट कंफर्म मान लो। 1 विकेट गया तो उर्विल पटेल आएगा, और उर्विल पटेल का आना मतलब 2 विकेट सीएसके का पावर प्ले में चला गया। और जब उर्विल पटेल और कोई और आउट हो जाएगा तो 3-4 विकेट तो जाएगा। उर्विल पटेल का विकेट फ्री विकेट है, जिस दिन मारेगा 20 बॉल खेल जाएगा तो ठीक है, बहुत कुछ कर लेगा, वरना ब्रेनलेस बैटिंग उर्विल पटेल करता है, इतना ब्लाइंड स्लॉगिंग। और मैंने बार बार कहा कि आयुष मात्रे के साथ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। एक प्रॉपर 3 फॉर्मेट प्लेयर है आयुष मात्रे, बहुत ज्यादा। और उर्विल ने अगर आपने स्मैट देखा है, सेम चीज, एक मैच पे सेंचुरी मारा है, बाकी मैच पे सेम अंधाधुंध बैटिंग करने की कोशिश करता है। बॉल का लेंथ, लाइन, पेस, वेरिएशन कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं। पिछले मैच में सेम किया था जब साकिब हुसैन आके बैक टू बैक 3 ऑफ कटर डाला है, तीनों पे सेम शॉट खेलने की कोशिश की, तीसरे बार बोल्ड ही हो गया। ब्रेनलेस। और इस आपको अभी समझ में आया ना, जो मेरे साथ शुरू में आप लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि सरफराज खान को क्यों 3 पे होना चाहिए, व्हाई नॉट उर्विल पटेल, समझ में आ गया आपको ये चीज। मैं ये नहीं कह रहा उर्विल पटेल खराब प्लेयर है, उसके बॉटम हैंड में बहुत पावर है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और मैं देखना चाहूंगा, मैं बैक करूंगा उर्विल पटेल को, खिलाऊंगा भी, हर मैच खिलाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसको मतलब माइक हंसी क्या कर रहे हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इस टीम के कोचेस पे भी मेरा पूरे तरीके से मन उठ चुका है। अंशुल कंबोज जब से दिल्ली के साथ डेथ पे एक्सपोज हुआ है कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है। कोई बोल नहीं रहा कि अंशुल थोड़ा सा ट्राई कर, मैं मानता हूं कि एक दिन में कुछ होता नहीं, लेकिन अंशुल कंबोज एक सिंगल बॉल ट्राई नहीं कर रहा है, एक सिंगल बॉल कुछ और अलग करने की ट्राई नहीं कर रहा है डेथ पे। उर्विल पटेल एक बार बार इस तरह से आउट हो रहा है, एक सिंगल कुछ अलग नहीं, एक बार, मैं नहीं कह रहा हूं टाइम लो, एक बार बैकफुट पे कट कर लेता हूं, एक बार ऑफ साइड पे खेल लेता हूं लॉफ्टेड शॉट, एक बार कदमों के साथ नहीं, सीधा दिमाग में प्री मेडिटेट वो आता ही है सोच के कि हर बॉल बिना देखे जैसे बॉल हाथ से छूटेगा मैं डाउन डीप मिड करके मारूंगा, खत्म चीज। ये हर दिन नहीं होने वाला है कि आपके बॉल आपके बैट पे आ जाएगा, हर दिन नहीं होगा, ठीक है। और किसके बारे में बात करूं, किसी के बारे में बात करने है ही नहीं। इस फ्लैट पिच पे सीएसके 150 रन नहीं बना पा रहे, इससे ज्यादा इंसल्ट कुछ हो सकता है क्या।
कल पार्थिपन ने अच्छा चीज़ कहा है कि वो चाहते हैं कि गुजरात में होम ग्राउंड गुजरात को सपोर्ट करेगी। जब आरसीबी आता है, सीएसके आता है, पूरा ग्राउंड ईएल हो जाता है। और कल शुभमन गिल अपने ही होम ग्राउंड को शांत करवाने बैठा था, क्योंकि उसको बुरा लगा ना कि अच्छा क्रिकेट वो खेल रहा है और पूरा ग्राउंड येलो होके बैठा है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है लास्ट टाइम होगा ऐसा कि एवे मैचेस पे सीएसके के क्राउड जाके ग्राउंड भर दे, क्योंकि इस साल धोनी के नाम पे इन्होंने टिकट बेच लिया। अगले साल जब धोनी आएगा भी, आना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, आना भी नहीं। यही परफॉर्मेंस देख के धोनी को सोचना चाहिए कि मैंने कैसे ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बना दिया। आना भी नहीं चाहिए। जब नहीं आएगा ना, तब पता लगेगा औकात सीएसके का औकात का है। फैन जो फैन फुलियाँ बात करो ना, चैपॉक के बाहर कोई देखने नहीं जाएगा। एक बार धोनी बाहर हो जाएगा ना मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट का भी अगर पार्ट नहीं होगा, सीधा बोलो, सीधा लाइन पे आ जाएगा सीएसके। फिर सोचेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। जब टिकट नहीं बेचेगा, जब पैसा नहीं कमाएगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, जब ब्रांड वैल्यू नीचे आता रहेगा, तब समझ में आएगा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने इस फ्रेंचाइज को इकोनॉमिकली क्रिकेट से हर चीज में डाउन किया और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो क्लियर डिफरेंस है कि ऋतुराज गायकवाड़ आगे जाके जिंदगी में क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन सिंपल सा आपको लॉजिक दिखाता हूँ ऋतुराज गायकवाड़ क्या कर सकता है। एक, क्योंकि मुझे लगता है डोमेस्टिक का सीजन अगस्त 11 से स्टार्ट हो रहा है, दिलीप ट्रॉफी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त में स्टार्ट हो रहा है दिलीप ट्रॉफी। तो ऋतुराज गायकवाड़ का भी सोचना चाहिए, ठीक है, कि अभी तो कोई पुश नहीं रहा इंडियन टीम में। इंडियन टीम में पहले जब मौका मिलता है एज ए वाटर बॉय काम कर रहा था, अभी वाटर बॉय का अभी उसका छीन चुका है इसका, ठीक है, अभी कोई और वाटर बॉय बनेगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ सोचना चाहिए कि क्या मैं T20 क्रिकेट को बाहर जाने दूं, मैं स्मैट वेट ना खेलूं, आईपीएल से रिटायरमेंट ले लूं और सिर्फ विजय हजारे 50 ओवर का डोमेस्टिक सीजन और रणजी खेलता हूं, एटलीस्ट अच्छा करूंगा, जो मैं हमेशा अच्छा करता हूं, तो एटलीस्ट इंडिया के लिए मैं खेल पाऊंगा, है ना, जो आपका मेन गोल होना चाहिए इंडिया के लिए खेलना, वो करो। या फिर मैं रणजी से रिटायरमेंट ले लेता हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता हूं, हार्दिक पांड्या जैसा, है ना, कि खेलूंगा ही नहीं, और विजय हजारे और स्मैट खेलूंगा, T20 में फोकस करूंगा, अपने बैट स्विंग में फोकस करूंगा, अपने पावर हिटिंग में फोकस करूंगा, कि एटलीस्ट जब आईपीएल में आऊं तो आईपीएल में अच्छा करूं, कि एटलीस्ट सिलेक्टर्स कंसिडर करें कि इसको ओडीआई में लेना है कि नहीं। क्योंकि साफ साफ मैं आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ 3 फॉर्मेट प्लेयर कभी बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। T20 क्रिकेट जहां पे आगे जा रहा है, ऐसा चांस ही नहीं है कि ऋतुराज गायकवाड़ रणजी में अच्छा करेगा, विजय हजारे में अच्छा करेगा, फिर इंडिया के लिए अच्छा करेगा ओडीआई में, फिर आके आईपीएल में T20 में अच्छा करेगा। वो चला गया वो फेज, ठीक है, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो ऋतुराज गायकवाड़ को ये डिसाइड करना है कि आईपीएल से रिटायरमेंट लेके विजय हजारे रणजी खेलो, इंडिया को एटलीस्ट ओडीआई टेस्ट में रिप्रेजेंट करो, या फिर रणजी से रिटायरमेंट ले लूं और ओडीआई फॉर्मेट और T20 में फोकस करूं, बैट स्विंग पावर डे फोकस करूं, एटलीस्ट आईपीएल में अच्छा करूं और उससे एटलीस्ट इंडिया के ओडीआई टीम में मैं जगह बना पाऊं। वरना क्या होगा पता है, मैं आपको लिख के देता हूं, फ्यूचर में आगे ये होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ छोड़ेगा नहीं किसी को भी, उसको 3 फॉर्मेट प्लेयर बनना है। आगे जगह ये होगा 20 साल बाद डोमेस्टिक में 50,000 रन बना के बैठा होगा और उसके फैंस 20 साल बाद कहेंगे कि अरे यार बीसीसीआई ने ऐसा करियर खराब कर दिया, पॉलिटिक्स ने ऐसा करियर खराब कर दिया, वासिम जाफर जैसा, जैसे वासिम जाफर के लिए कहते हैं, है ना, जो जिन लोगों ने वासिम जाफर को लाइव देखा, जैसे मैंने देखा है, मुझे पता है वासिम जाफर कितना अच्छा बैटिंग कर सकता है, नो डाउट, ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर वासिम जाफर, कितना लंबा टिका हुआ था, अच्छा खेला इंडिया के लिए, 200 मार तो मैंने देखा है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, जब वासिम जाफर और दिनेश कार्तिक ओपनर था इंडिया के लिए टेस्ट मैच पे, ओपनिंग करते दोनों, ठीक है, मैंने वासिम जाफर को लाइव देखा, मुझे पता है कितना अच्छा बैट्समैन था, है ना। जिन्होंने मनीष पांडे को लाइव देखा इंडिया के लिए पिछले 20-30 मैच पे, शायद 30 के ऊपर के एक स्कोर नहीं है उसका, ठीक है। आप लोग इडिट बनाते हैं विराट कोहली बिफोर विराट कोहली, आई लव मनीष पांडे, है ना, आई लव मनीष पांडे फॉर एवरीथिंग ही हैज डन, बट इनकंसिस्टेंसी एक प्रॉब्लम था मनीष पांडे का। अब जिन्होंने लाइव नहीं देखा वो कह देंगे विराट कोहली बिफोर विराट कोहली, है ना, विराट कोहली के साथ कंपेयर कर, इतना आसानी से किसी के साथ विराट कोहली का कंपेयर मत करो, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी आगे 10 साल बाद लोग यही कहेंगे कि बीसीसीआई ने करियर रुइन कर दिया, वासिम जाफर जैसा करियर बना दिया। अगर मौका देते तो ऋतुराज गायकवाड़ सचिन तेंदुलकर बन जाता, विराट कोहली बन जाता, पता नहीं क्या क्या बन जाता। आप ऋतुराज गायकवाड़ को सिलेक्ट करना है, या फिर आईपीएल छोड़ दो, रिटायरमेंट ले लो और फिर इंडिया के लिए खेलने के लिए देखो, या फिर रणजी छोड़ दो और फिर व्हाइट बॉल पे फोकस करो कि एटलीस्ट आप ठीक से बैटिंग करो, है ना। सीएसके के लिए मैं यही कहूँगा कि ये सीजन खत्म है आपका, है ना। आपने बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है, ऐसा नहीं कि एवरेज, बिलो एवरेज क्रिकेट खेला है। ऋतुराज गायकवाड़ क्यों प्राउड है आई डोंट नो, शायद एज ए कैप्टन बोलना पड़ता है ये सब। आप सोचो 6 मैच जीता है, जब ऑक्शन हुआ था मैंने पहले भी कहा था, सबने कहा था कि सीएसके का बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, जिस दिन मारेगा 250 तो पक्का है, और 12 पॉइंट इनको इनकी बॉलिंग ने दिए, बैटिंग ने 1 पॉइंट नहीं दिया इनको। रिमाइंडिंग यू 1 पॉइंट इनको बैटिंग ने दिया। आप देखो ना 230 इस पिच पे ना, अगर राजस्थान खेलता, अगर एसआरएच खेलता, अगर आरसीबी खेलता, तो एटलीस्ट इफ नॉट चेस 220-225 तक पहुंच भी जाते। 140 पे ऑलआउट हो जा रहा है सीएसके। एक मैच बताओ जहां पे सीएसके ने आराम से बैटिंग से पॉइंट्स दिलाया आपको, एक मैच। हर मैच बॉलिंग ने जीता है, आप कह रहे हो बैटिंग ने जीता है, तो क्या इस सीजन से कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। 6 मैच जीता और 6 मैच पे देखो किसके साथ जीता है, बॉटम टीम एलएसजी के साथ 1 मैच जीता है, वो भी 1 मैच हारा है।
केकेआर जब खराब खेला था उसके उनके साथ 2 मैच जीत चुका है, ठीक है। मुंबई सबसे खराब टीम, नंबर 10 की टीम, उनके साथ 2 मैच, एक हो गया 5 मैच, और एक मैच किसको हराया, कोई खराब टीम को हराया, एक दिल्ली को हरा दिया 2 मैच शायद, है ना। तो ये खराब टीम के साथ एक अच्छे, एक टॉप और मतलब ऊपर के एक टीम के साथ एक मैच नहीं जीता। आरआर कुत्ते की माफी हराया पहले मैच पे, पंजाब आया कुत्ते की माफी हरा के चला गया, एसआरएच 2 मैच हराया, इंसान माफी हरा के गया। इंसान की तरह मैच हुआ, ऐसा लगा कि एक इंसान वर्सेस इंसान की टीम का मैच हो रहा था। एसआरएच ने हमें थैंक यू कि रेस्पेक्ट दिया, एक ईशान किशन ने थोड़ा रेस्पेक्ट दिया, पैट कमिंस ने रेस्पेक्ट दिया, कुत्ते माफी एटलीस्ट नहीं हराया, ठीक है। फिर आता है आरसीबी, आरसीबी तो मोलेस्ट करके गया, मैं बोलता हूँ मोलेस्ट करके गया सीएसके को। फिर कोई और टीम आया था जिन्होंने तो धागा ही खोल दिया था। और एक स्ट्रांग कौन है ऊपर में जो बैठा है, गुजरात। गुजरात दोनों मैच पे सुअर माफिक हराया, सुअर माफिक सीएसके को हराया गुजरात ने, घर में घुस के हराया है ना, एक 150 में ऑल आउट करके, घर के बाहर कुत्ते जैसे मारा है 230, और सुअर माफिक आपको आउट करवाया, ठीक है। तो एवरेज नहीं, बिलो एवरेज से भी अगर खराब है वो सीजन रहा है सीएसके का। अगले साल कोई कह रहा है, एक है इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर क्रिकेट के, जिन्होंने कहा है कि जब ऋतुराज गायकवाड़ की टीम 3 साल बाद अच्छा करेगा ना, जब लगातार ट्रॉफी उठाएगा, तब आप सोचोगे कि ऋतुराज गायकवाड़ क्या कर रहे हैं, वो एक टीम बना रहा है ना। तो 3 साल बाद में मान लें तो एक ट्रॉफी सीएसके जीतेगा 3 साल बाद। ऑलरेडी 3 साल हो गया जब सबसे ऋतुराज कैप्टन बना, 2024, 25, 26, तो 27, 28, 2019, अगर आपका हिसाब से 2029 में सीएसके पहला ट्रॉफी उठाएगा ऋतुराज गायकवाड़ के अंदर, 6 साल में एक ट्रॉफी। तो आप सोच सकते हो कि ऋतुराज गायकवाड़ कितना अच्छा कैप्टन है, ठीक है। अपने आप को खुद से अपने खुद को एक्सपोज कर दिया। इधर से ऋतुराज गायकवाड़ का मैंने हर चीज़ देख चुका हूँ डोमेस्टिक में। पहले दिलीप ट्रॉफी में कैप्टनसी देखा, खराब कैप्टन, फाइनल जीता हुआ फाइनल हरा के चला गया, 2024 फाइनल जीता हुआ फाइनल हरा के चला गया, 2024 दिलीप ट्रॉफी फाइनल। फिर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग पता नहीं कौन कौन खेलता है, उसमें भी हार के आता है हमेशा। एक सीजन जब से महाराष्ट्र प्रीमियर लीग T20 फॉर्मेट का हुआ है, 3 साल हुए, एक सीजन नहीं जीता ऋतुराज गायकवाड़। फिर मैंने विजय हजारे में महाराष्ट्र को हराते हुए देख लिया एज ए कैप्टन, है ना। फिर मैंने रणजी में महाराष्ट्र पास ही नहीं पहुंचता, आसपास भी नहीं पहुंचता एज ए कैप्टन, ठीक है, रणजी हो गया। फिर ईरानी कप में हार जाते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया का कैप्टन बन जाता है, उधर हारता है। फिर इंडिया ए के कैप्टन बन के ऑस्ट्रेलिया में गया था, उधर मैचेस हार के आया है। तो ऋतुराज गायकवाड़ एज ए कैप्टन पे मतलब अभी इनएक्सपीरियंस टीम है, एक सीजन खराब गया है, अभी प्लेयर्स इंजर हो गया है, तो डोमेस्टिक में भी शायद उसके अंडर प्लेयर इंजर हो जाता होगा, मुझे पता नहीं लगता है ना। रणजी में प्लेयर इंजर्ड, इंडिया के लिए प्लेयर इंजर्ड, हर जगह ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जब कैप्टनसी करते हैं प्लेयर इंजर हो जाता है, एक सीजन खराब जाता है, वो होता है, पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूज है। कैप्टन बनने लायक उसमें एक क्वालिटी नहीं है, एक क्वालिटी है कि शांत रहता है ना, और लोगों को रहता है शांत रहना इज ए ह्यूज क्वालिटी कि आप कैप्टन बना दो, है ना। पता नहीं MS धोनी ने क्या बार सेट किया कि शांत रह के आप कैप्टन बन जाओगे और आप जिता दोगे, टेरिबल बार सेट किया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि MS धोनी दूरी हट जाए सीएसके से, इस बार तो दूर नहीं हटा, प्रैक्टिस पे आते थे और एथलीट उम्मीद देते थे कि आऊँगा हाँ टिकट बेचने के लिए। नेक्स्ट सीजन ये भी ना करे और मैनेजमेंट का पार्ट भी ना रहे, हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ा और एक्सपोज करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और दिखता हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना, और 2-3 साल देखे एज ए कैप्टन, देख ले तो ये लोग खुद जो आज बोल रहे हैं ना, वो लोग खुद थक जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, खुद थक जाएंगे, ठीक है। सीएसके के पास एक ही सोल्यूशन है, अगर मैनेजमेंट को सोचना चाहिए एज ए बिजनेस पर्सपेक्टिव भी, तो ऋतुराज गायकवाड़ को हटाना चाहिए। एज ए सीएसके फैन मैं ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप नहीं करूंगा एज ए प्लेयर, स्क्वाड से बाहर नहीं करूंगा, मैं रखूंगा। इसका पनिशमेंट ये है, उसको रिटर्न करेंगे, कैप्टन आयुष मत्र को बना देंगे, कि बच्चे को आयुष मत्र को कैप्टन बना देंगे, है ना। बना के ऋतुराज को प्लेइंग 12 से भी बाहर रखेंगे और उसको वाटर बॉटल पकड़ा देंगे कि पानी लेके जाएगा तू, बैट खराब होगा ना तो बैट लेके जाएगा, किसी का गट फट गया एल गट लेके जाएगा। एक काम करवाऊंगा 2 साल ऋतुराज गायकवाड़ से, ठीक है। और मैं देखता हूँ इस बार डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होने वाला है, मैं तो उसके लिए एक्साइट करूँ, मुझे पता है डोमेस्टिक में रन मारेगा, ठीक है। फिर इंडियन टीम में और मुझे नहीं पता कि ऋतुराज गायकवाड़ कब आएगा, मतलब कौन सा वर्ल्ड कप खेलेगा वो। आपको लगता है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में जगह बना पाएगा? हाँ बना पाएगा, अगर बीच में श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गया, है ना, देवदत्त पडिक्कल भी हो गया, तो शायद बना ले। मौका मिले तो अच्छा करे इंडिया के लिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बैट्समैन में मतलब है तो अच्छा बैट्समैन ओडीआई फॉर्मेट का, ठीक है। टेस्ट में मुझे नहीं लगता कि इतना खास कर पाएगा कभी भी, बाहर जाके इंडिया में अच्छा कर ले तो कर ले, बाहर जाके इतना मुझे नहीं लगता अच्छा कर पाएगा। अगर अपने इंडिया के लिए भी उसका बैटिंग देखा है, जब बाहर गया है बहुत ही खराब 0-0 पे आउट हो जाता है, बैट और पैट के बीच इतना सा गैप रहता है, ठीक है। तो ओडीआई फॉर्मेट मैं तो उम्मीद करता हूँ खेले, जब खेले अच्छा खेले, लेकिन मेरे फ्रेंचाइज को छोड़ दे, मेरे फ्रेंचाइज को माफ़ कर दे। और ये सब जो बकचोदे करते हैं, जो पैसा दे के अपने आप को डिफेंड करते हैं, वो करना छोड़ दे। यही है ओवरऑल सीजन का। अगर मैं सीएसके का रिव्यू करूँ तो बहुत ही घटिया। आप सोचो केकेआर उनसे ऊपर है, केकेआर उनसे ऊपर है, और दिल्ली एक मैच जीत जाएगा तो दिल्ली भी ऊपर आएगा, नंबर 8 पे आप फिनिश करोगे, है ना।
तो किस हाल पे ऋतुराज गायकवाड़ रख दिया है तो आपको ही पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।